गठबंधन, मोहब्बत का अटूट बंधन। एपिसोड 4। रात का वक्त, दिल्ली, श्रीवास्तव निवास। हमेशा की तरह सोहम देर से घर आया और आते ही अपने कमरे की तरफ जाने वाला था, लेकिन वहीं शुभांगी को देखकर चौंक कर बोला, भाभी, आपके यहाँ। व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। और ये कहते हुए मुस्कुराकर उनकी तरफ आने लगा। तभी मीरा जी ने उसे हाथ दिखाते हुए बोला, शक मत दिखा, तू मुझे अपनी तेरी वजह से आज इस घर की खुशियां चली गईं। और यह कहते हुए अपने पास बैठी शुभांगी के गले लगकर फूट कर रो पड़ी। जो गुस्सा, जो दर्द वह इतनी देर से संभाल ले रही थी, अब सोहम को अपने सामने देखकर फूट पड़ा। पर वही सोहम उनकी बात सुनकर हैरान रह गया और उनसे पूछने लगा, क्या बात है माँ, क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं, कुछ तो बताइए। इस पर मीरा जी जल्दी जल्दी चलते हुए उसके पास आती हैं और खींचकर उसे एक तमाचा लगाती हैं। फिर उसके कॉलर को पकड़ते हुए उसे झकझोर कर कहती हैं, वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। चली गई अद्विका सब कुछ छोड़कर, अब कभी नहीं लौटेगी मेरी बच्ची। अब तो मिल गया होगा ना तुझे सुकून, आखिर तू यही तो चाहता था, कभी कद्र ही नहीं की उसकी। कहते हुए वहीं वापस फूट फूट कर रोने लगी। ये सुन सोहम हैरानी से कहता है, व्हाट, चली गई, ऐसे कैसे चली गई, बच्ची है क्या जो चली गई, कहाँ गई है आप बताएं, मैं अभी लेकर आता हूँ उसे, आप टेंशन मत लीजिए। और यह कहते हुए मीरा जी के कंधों को थामकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथों को अपने कंधों से हटाते हुए कहती हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उसे लाने की, बहुत सह लिया मेरी बच्ची ने। जब तक कद्र ना हो और यह ना समझ आए कि तूने खोया क्या है, तब तक लाने मत जाना। और दूसरी बात कहते हुए शुभांगी की तरफ देखती हैं और उससे कहती हैं, शुभी, जरा वह पेपर्स ले आना यहाँ। तो शुभांगी, जी आंटी, अभी लाइक कहते हुए मीरा जी के कमरे की तरफ बढ़ जाती है और कुछ देर बाद वहां से उन पेपर्स के साथ वापस आती है और उन पेपर्स को मीरा जी के हाथ में थमा देती है। उन पेपर्स को लेकर मीरा जी सोहम को दिखाते हुए कहती हैं, पर इन कागजातों को और जीत मना अपनी, यही तो तू चाहता था ना, तो ले हो गया, मुबारक हो मिस्टर सोहम श्रीवास्तव, इतना तोड़ दिया तूने मेरे बच्ची को कि उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं। कहते हुए उनके चेहरे पर एक अलग सा दर्द नजर आ रहा था। तो सोहम उन पेपर्स को खोलकर देखने लगता है और कहता है, ऐसा क्या है इसमें, लेकिन कहते कहते वह रुक जाता है और जब पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वह चौंककर मीरा जी की तरफ देखकर कहता है, वह ऐसा कैसे कर सकती हैं, वह मुझे सोहम श्रीवास्तव को तलाक कैसे दे सकती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, हाउ डेयर शी। ये कहते हुए उसका गुस्सा उसके चेहरे से झलकने लगता है, जो कहीं ना कहीं उसके मेलेगो का प्रतीक था, जो उसे उसकी गलती देखने नहीं दे रहा था। और उसके हाथ पेपर्स पर कसने लगते हैं और वह उन्हें मरोड़ने लगता है। तभी मीरा जी उसे एक और चांटा रसीद देती हैं और कहती हैं, अब भी यह कह रहा है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा बिहेव करने की, तू सोच, तूने पिछले 3 सालों में उसके साथ कैसे बर्ताव किया है, उसके बाद भी ये बात बोल रहा है। अगर किसी ने ऐसा बर्ताव तेरे साथ किया होता ना, तो तुझे समझ आता तेरा कसूर क्या था, तू तो चला जाता था और मग्न रहता था अपने काम में, और अब भी रह लेगा। मैंने देखा है उस बच्ची को टूटते हुए अपनी नजरों के
सामने बहुत बार समेटा, लेकिन अब तक वह इतनी टूट चुकी थी कि उसने सिमटने से मना कर दिया और इसलिए ये रिश्ता ही तोड़ गई। लेकिन आखिर में भी तुझे वैसे कोई दोष या बददुआ नहीं दी, तेरे लिए दुआ ही करके गई है कि तू आगे खुश रहे। कहते हुए वह हाँफने लगी तो सोहम ने उन्हें झट से पकड़ा और शांत कराते हुए बोला, अच्छा ठीक है, पूरी मेरी गलती है, लेकिन प्लीज आप शांत हो जाएं, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और आप जानती है ना कितनी जरूरी है आप मेरे लिए। कहते हुए उन्हें शांत करवाते करवाते उन्हें जैसे तैसे सोफे तक लेकर आया। तभी वह बैठते हुए शांत लहजे में बोली, मेरा रहना जितना जरूरी है उसका भी उतना ही था, मेरी जितनी अहमियत है उसकी भी उतनी ही थी। अभी तुझे समझ नहीं आया होगा, लेकिन हाँ याद रखना, कल से तुझे बहुत अच्छे से समझ आएगा, और जिस दिन समझ आया ना उस दिन उसे लाने से मैं नहीं रोकूंगी। और दूसरी बात, मैं चाहकर भी तुझसे रिश्ता नहीं तोड़ सकती, क्योंकि वह ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए उसकी बात का आदर करते हुए मैं अपने रिश्ते के हर फर्ज निभाने की कोशिश करूंगी, लेकिन उससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। कहते हुए फिर शुभांगी से बोली, चलो मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दो। शुभी उनके कहने पर शुभांगी उनके साथ उनके कमरे तक चली गई और उनके साथ ही वहां रुक गई। वही इस तरफ सोहम बस शांत सा हॉल के सोफे पर बैठ गया था। उसके कानों में मीरा जी की आवाज गूंज रही थी, कल से तुझे पता चलेगा अहमियत थी उसकी तेरी जिंदगी में। खुद सोच तूने उसके साथ कैसा बर्ताव किया है। यह बातें गूंजते ही वह खुद में बोला, ऐसा भी क्या गलत किया मैंने उसके साथ आज तक कभी। बात कहते कहते वह रुक गया, जैसे उसे समझ आया हो, और अगले ही पल खुद से वापस बोला, मैंने कभी उससे ढंग से बात तक नहीं की इन 3 सालों में, क्या इसी वजह से तो। कहते हुए वह वापस रुक गया और खुद ही खुद की सफाई देते हुए बोला, लेकिन उसने भी तो कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की, और वैसे भी हमारी अरेंज मैरिज थी, तो इससे ज्यादा और क्या उम्मीद कर सकती थी वह। इतनी जल्दी हम कैसे आगे बढ़ सकते थे। अब उसे जाना था तो जाएं, मैं मर नहीं रहा हूँ उसके बगैर। वैसे भी इस घर के काम पहले भी होते थे और आगे भी होते रहेंगे, वो रहे ना रहे। जल्द ही यह बात भी सबको समझ आ जाएगी और माँ को भी, तो सब सही हो जाएगा। और यह सब कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ रात के वक्त बनारस में अद्विका और जय बनारस पहुंच चुके थे, लेकिन आधी रात हो चुकी थी। अद्विका के घर के पास जय ने गाड़ी रोकी और अद्विका की तरफ मुड़ा तो देखा कि वह सो चुकी है। तो उसने उसे उठाते हुए कहा, भाभी उठ जाए, आपका घर आ चुका है। उसकी आवाज सुन अद्विका नींद से जागी तो पाया कि वह अपने बनारस पहुंच चुकी है। ये देख उसने मुस्कुराते हुए अपने मन में कहा, आ गई तेरी गलियों में मैं बनारस, सुकून तलाशते हुए, क्योंकि तेरे बाहर की जिंदगी हमें रास नहीं आई। और गाड़ी से उतरते हुए जय से बोली, आप भी आ जाइए भैया, थक गए होंगे, आपके लिए पापा का कमरा खोल दूंगी, आज वहीं रुक जाए, कल यहाँ से रवाना हो लीजिएगा। कहते हुए अपना हैंडबैग लेकर घर के आंगन से होते हुए अंदर जाने लगी और जाते जाते आसपास देखने लगी। रात के उस मंजर में भी वह अपने घर में लगे उस आम के पेड़ को, उसमें लगे उस झूले को, वहां रखे उस खटिये को, सबको महसूस कर सकती थी। और उन्हें महसूस करते हुए भी उसके दिल में एक राहत थी, और वह खुद में बोली, अब मैं फिर वहां हूँ जहां से शुरुआत हुई थी मेरी।
जिंदगी की, जहां मेरे अलावा मेरा कोई नहीं था। वापस शुरू होगी वहीं से मेरी नई कहानी। यह पुरानी के ही पन्नों को पलटकर कुछ बदलने की कोशिश करूंगी। सोचते हुए आग बढ़ गई। वह घर के मुख्य द्वार के पास आई और वहां पास रखे लेटर बॉक्स में हाथ डालकर चाबी निकाली। फिर उस चाबी से घर का ताला खोला और मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर अंदर की तरफ बढ़ गई। वही जय उसका बैग लिए उसके पीछे आने लगा। औंधराते ही अधिका ने साइड में लगे स्विच बोर्ड से लाइट ऑन की और जय की तरफ मुखातिब होते हुए बोली, भैया आइए। एक तरफ इशारा करते हुए आगे बोली, उस तरफ वॉशरूम है, जाकर फ्रेश हो जाए। पानी वगैरह आ रहा होगा, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही कहा कि उसकी पड़ोसन को बोलकर घर खुलवाकर साफ सफाई करने को कहा था और सारी चीजें चेक करने को कहा था, तो शायद उन्होंने करवा दी होंगी। तब तक मैं आपके लिए कुछ बना देती। इस पर जय बोला, अरे भाभी, इस वक्त क्या बनाएंगी आप, और सामान कहाँ होगा घर में? तो अधिका बोली, ये बनारस है मेरा, यहाँ हर कोई अपना है मेरा। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं आऊंगी और काकी को पता था चाबी कहाँ है, तो मुझे पूरा यकीन है उन्होंने सारी चीजें संभाल कर रखी होगी। और यह कहते हुए वह पूरे आत्मविश्वास से मुस्कुरा रही थी। इस पर जय भी मुस्कुरा दिया और आगे कुछ नहीं बोला और वॉशरूम की तरफ चला गया। वही अधिका किचन में आई और उम्मीद के मुताबिक उसे सारी चीज फ्लैश मिल गई, तो उसने पाउडर वाला दूध दिया और चाय चढ़ाई और दूसरी तरफ झटपट पोहे बनाने लगी। वही जय भी फ्रेश होकर घर के अंदर वाले प्रांगण में बने तख्त पर आ बैठा और अद्विका का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में अद्विका भी वहां 2 कप चाय और पोहे की 2 प्लेट के साथ आ गई और जय से बोली, लीजिए भैया, अभी तो यही बना पाए। तो जय ने भी प्लेट ले ली और खाने लगा और अधिका भी वहीं बैठ गई और खाने लगी। कुछ देर खामोशी से खाते हुए जय ने अचानक सवाल किया, भाभी, आपने पेपर्स तो साइन कर दिए, लेकिन अब आपने आगे का ब्याह सोचा है? ब्याह करने वाली हैं आप? उसके इस सवाल पर अधिका के हाथ रुक गए और एक पल सोचते हुए उसने सॉस भरी और ठंडे लहजे में बोली, क्या करूंगी? जो पहले करती थी वही करूंगी। अपनी लाइफ को वापस उसी तरह कर लूंगी जैसे पहले थी। बच्चों की डांस क्लास, फिर और कोई प्रोफेसर की जॉब, बस। कहते हुए जबरदस्ती वापस खाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि जय की बातों से उसे वापस वह सब याद आ गया जो वह भूलने की कोशिश कर सकती थी। लेकिन जय ने फिर से कहा, आप भी जानती हैं मैं इस बारे में बातें नहीं कर रहा था, मैं आपकी लाइफ में किसी के आने की बात कर रहा था। अब आगे क्या करेगी आप? कुछ सोचा है? क्योंकि अकेले जिंदगी नहीं कटती भाभी, और आपकी बहुत लंबी जिंदगी पड़ी। इस पर अधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी के साथ रहकर अकेले जिंदगी काटने से पूरी तरह अकेले काटना बेहतर है। अभी एक के गम से तो उभरने दीजिए, आप दूसरे दलदल में क्यों फंसाना चाहते हैं? कहते हुए उसने अपने पोहे का आखिरी बाइट लिया और उठकर जाने लगी और जय से बोली, चलिए मैं भी चलती हूँ सोने, और आप भी चले जाइए, बहुत लेट हो गया है, कल आपको वापस दिल्ली भी जाना है भैया, गुड नाइट। कहते हुए जल्दी अपने कमरे की तरफ जाने लगी, पर फिर एक पल रुककर जय की तरफ मुड़ते हुए बोली, यहाँ से लेफ्ट वाले कमरे में चले जाएगा आप सोने। और फिर वापस बिना एक पल गवाए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अपने कमरे में आकर उसने एक बार गौर से उस कमरे को देखा और वहां से दीवारों को छूते हुए कमरे को महसूस करने लगी, अपनी पुरानी यादों को याद करने लगी। तभी उसकी नज़र सामने बालकनी के पास रखी अपनी वीणा पर गई, जिसे देख
वो उसके पास आ गई और छूते हुए बोली, नहीं भूली तुम्हें, बस वास्ता खत्म हो गया था, लेकिन अब वापस राब्ता करने आई हूँ। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर होठ एक मुस्कुराहट दे रहे थे। फिर उसने अपने आंसुओं को पोंछा और बैग से कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वह चेंज करके आई और लाइट बंद करके बिस्तर पर लेटते हुए खुद से बोली, सो जा अद्वी, कल से एक नई शुरुआत करनी है। कल का दिन तेरे लिए एक नया सवेरा लाएगा। उसके बाद हाथ जोड़ते हुए ऊपर देखकर बोली, बस कान्हा जी, सब सही करना, इस फैसले को सही साबित कर देना और आगे मेरा साथ देना। और यह कहते हुए आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी और कुछ देर में ही नींद के आगोश में चली जाती है। वहीं दिल्ली श्रीवास्तव निवास में सोहम जब अपने कमरे में सोने के लिए आया तो वहां एक अजीब सी खामोशी उसे महसूस हुई जो उसने आज तक कभी महसूस नहीं की थी। ठीक उसी वक्त बरबसी उसकी नज़र बेड के पास लगी उसकी और अधिका की शादी की तस्वीर पर गई और एक पल को वहीं ठहर गई। वह गौर से अधिका के चेहरे को देखने लगा जिसमें एक खुशी, एक शर्म साफ झलक रही थी और आज शायद इन 3 सालों में पहली बार था कि उसने अद्विका पर गौर किया था। लेकिन जाने उसे अचानक क्या हुआ, उसके जबड़े गुस्से में कस गए और वह खुद में ही बोला, कल से मैं सबको दिखा दूंगा कि तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे ना इस घर में रहने वाले किसी को। अपनी जिद से गई हो तो रहो अपनी जिद के साथ, लेकिन यह मत समझना कि मैं तुम्हारी जिद के आगे झुक जाऊंगा, क्योंकि सोहम श्रीवास्तव लोगों को अपने आगे झुकाता है, किसी के आगे झुकता नहीं है। और ये कहते हुए खुद भी गुस्से में बैग परोकर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। क्रमशः क्या होगा आगे, जहां एक तरफ अधिका एक नई शुरुआत की